हेलो ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। आज हम सब एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग डील करने वाले हैं और साथ ही साथ आज इसके जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज को आज हम लोग कंप्लीट भी करेंगे सारे क्वेश्चंस को। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक्सरसाइज है पार्शियल फ्रैक्शन पे आपका बेस्ड है और इसके जो कुछ कंसेप्ट हैं ये आपका पार्ट 1 और इसके पार्ट 2 वीडियो में आपको बतला दिया गया है कि जो लोग भी अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट के बारे में बतलाया गया है और कुछ क्वेश्चन जो इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में बतलाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आप यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसमें जो x का जो पावर है, जो न्यूमिनेटर का जो हाईएस्ट पावर है वो आपका 3 आ रहा है और डिनोमिनेटर में जो x का पावर है ये 2 है। जैसा कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट में बताया गया है कि जो भी न्यूमिनेटर का पावर रहता है x का हाईएस्ट पावर वो छोटा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, तो आपका डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में पावर 2 है और इसका जो x का जो न्यूमिनेटर में पावर है वो 3 है, वो बड़ा हो गया है। तो इसे सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा कि इसे हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब हम लोग पावर को छोटा करेंगे। तो हम लोग ये आपका डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो चलिए अब सबसे पहले मेरे को एक्स क्यू को हम लोगों को रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यू आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ एक्स स्क्वायर है तो अगर हम लोग इसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स क्यू आ जाएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स। अब यहाँ पे साइन हम लोग यहाँ चेंज कर देंगे और ये आपका कैंसल आउट हो गया। तो फाइनली यहाँ पे कितना आ गया आपका 2x प्लस 1। तो चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन में जरा से इसे हम लोग लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा x इज टू 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो x है और ये जो पार्ट है इसके बीच में आप प्लस का साइन आप लगा सकते हो। लास्ट क्लास में भी आपको ये कंसेप्ट आपको बतला दिया गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे आपका 2 टर्म है इंटीग्रेट होने के लिए। यहाँ पे आपको x का इंटीग्रेशन आपको करना है, जो कि आप जानते हो कितना हो जाएगा, इसका पावर में एक ऐड करेंगे और उतना इसे डिवाइड कर देंगे और बस मेरे को यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो मैं इसे 2 पार्ट में लिख दे रहा हूँ, एक्स प्लस 1 में और आपका एक्स माइनस 1 में। बस मेरे को यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन मेरे को चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूमिनेटर में पावर कितना आ रहा है 1 और आपका डिनोमिनेटर में पावर कितना हो रहा है आपका 2 हो रहा है। तो न्यूमिनेटर में पावर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो बस यही स्टेप यहाँ पे सबसे पहला आपका लेना रहता है। जब भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ चेक कर लें कि न्यूमिनेटर का पावर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटा नहीं है तो आप इसे डिवाइड करें और पहले इस फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट करें, इसके बाद फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट को आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो हम लोगों को ऑलरेडी आ चुका है, तो बस इस टर्म का मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेशन चाहिए। अब आप इसे देख रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन करना मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से आता है। आप चाहो तो एक बार खुद से भी ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से आप बनाओ और कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो फिर इस वीडियो को टू बी कंटिन्यू देखो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे ब्रेक करूंगा, लेट कितना में 2x प्लस 1 है यहाँ पे और x प्लस 1 है और यहाँ x माइनस 1 है। मैं इसे क्या करता हूँ, इसे इक्वेशन 1 इसे कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपका x प्लस 1 है तो इसके ऊपर में क्या लिखा आएगा a। मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्म्स अच्छे तरीके से आता होगा और जिनको अगर इसमें अगर प्रॉब्लम अगर हो रहा है इस टाइप में फॉर्म में आपका ब्रेक करने में पार्शियल फ्रैक्शन में, तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप थोड़ा सा आप इसके प्रीवियस वीडियो आप देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखिए, उसमें अच्छे तरीके से आपका क्लियर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2x प्लस 1 है यहाँ पे और x प्लस 1 और x माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो x प्लस 1 और x माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, तो x माइनस 1 और प्लस b और यहाँ x प्लस 1 ये कैंसल आउट आपका हो जाएगा। ओके, तो 2x प्लस 1 और a और x माइनस 1 और कितना हो जाएगा x प्लस 1। अब मेरे को यहाँ पे बतलाइए, मेरे को यहाँ a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालने के लिए b को हमें 0 करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, जो b का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रख दो, तो x का वैल्यू सर माइनस 1 मिलेगा। माइनस 1 रखने पे b का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा और यहाँ से फिर आप a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 1 आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आप रख दीजिए। तो यहाँ माइनस 1 प्लस 1 और a माइनस 1 और माइनस 1 और यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, ये आपका b तो इससे भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ आपका फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 आपका हो जाएगा और यहाँ पे -2a आपका आ गया। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ए का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ए को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करो, पुट x - 1 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 रख लो, 2 × 1 + 1, और ये तो आपका ऑलरेडी आपका 0 हो चुका है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 2b, और b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/2। और a और b का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसे a और b का वैल्यू को हमें यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए जरा सा हम लोग इसे पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 में, तो यहाँ कितना है 2x + 1 और x + 1, देखिए यहाँ पे जरा सा मैं यहाँ रख दे रहा हूँ 1 और x - 1। a का वैल्यू हम लोगों ने कितना लाया है, a का वैल्यू 1/2 है और b का वैल्यू 3/2 है। तो चलिए यहाँ पे रखिए 1/2 और x + 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे 3/2 और x - 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब बस मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन जो हम लोगों ने हटाया था, आप इंटीग्रेशन का साइन को वापस ले आइए। तो x - 1 और dx, अब ये दो टर्म यहाँ पे है अलग अलग है, तो दोनों के लिए अलग अलग आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके, 3/2 1/x - 1 और dx 1/2, और यहाँ पे log x + 1 और 3/2 और log x - 1 और प्लस c -1 है। तो ये तो वैल्यू आप यहाँ पे तो इस टर्म का वैल्यू लाए हैं ना, तो इसे वापस इसका जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है इसका इंटीग्रेशन, ये पार्ट वापस आप यहाँ पे पुट बैक कर दीजिए। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, i = x² / 2 आपका है यहाँ पे, और साथ ही साथ इस पूरे टर्म का वैल्यू हम लोगों ने इतना लाया है, तो यहाँ पे आप वापस रख दीजिए। ठीक है, 1/2 कितना हो जाएगा log x + 1 और प्लस 3/2 log x - 1 प्लस c। ठीक है, तो ये आपका बनके कंप्लीट हो गया है। तो इस टाइप में क्वेश्चन एग्जाम के लिए खासा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका नया क्या है इसमें, तो आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ नया नहीं है। इस टाइप में क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कर चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखोगे तो इसे मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे दो पार्ट है, मतलब दो यहाँ पे फैक्टर्स हैं। तो 1 - x के ऊपर में सिंपली a लिखा जाएगा, और 1 + x² के ऊपर में bx + c आपका आ जाएगा। ये फॉर्म आप जानते हो अच्छे तरीके से बिठाने के लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये फॉर्म मैच कर रहा है ना, ये सब फॉर्म आपको अच्छे से पता है। ax + b और प्लस और cx², मतलब यहाँ स्क्वायर का टर्म रहता है तो कितना हो जाता है, bx + c हो जाता है। ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों को ब्रेक कर देना है, ठीक है। और इस टाइप में क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बतला चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, सारी की सारी चीजों को। तो यहाँ आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये हिस्सा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसल आउट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है और मेरे को c का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे किसी एक का वैल्यू फर्स्ट टाइम पे निकालना ज्यादा इजी होता है। अब यहाँ पे आप डिसाइड करो कि किसका वैल्यू सबसे पहले निकालना इजी होगा, a का, b का कि c का। तो आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा कि a का वैल्यू फाइंड आउट करना इजी है, क्योंकि 1 - x के बदले जब हम लोग 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म b और c का टर्म आपका 0 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे a का वैल्यू फर्स्ट टाइम आप निकाल सकते हो। तो ये चीज आपको डिसीजन आपको लेना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो 1 - x = 0 रख दो, x = 1, और जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो इसको तो यहाँ दिखलाने का आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मेनली आप यहाँ इस कैलकुलेशन में आप मेनली फोकस करो, ठीक है। तो a यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और जब इसे 2 फिनिश हो जाएगा तो a = 1 हो गया है। अब इसके बाद आप ध्यान दो कि b का वैल्यू निकालना इजी होगा कि c का वैल्यू। अब देखिए a अगर आ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि a का वैल्यू आपको पता है। आप यहाँ से वापस यहाँ पे अगर आप पुट बैक कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं देगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि पहले b का वैल्यू निकालोगे कि c का वैल्यू निकालोगे। तो फिर से जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे कि आप पहले c का वैल्यू निकालो, क्योंकि b को 0 करना ईजी है। क्योंकि जब x = जब आप 0 कर दोगे, क्योंकि यहाँ x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये b आपका तभी आपका हट सकता है जब x = आप 0 रख दोगे। देखिए x का वैल्यू तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा रखो जो आपके बेनिफिट का काम में आए। तो यहाँ पे x = 0 ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जब आप इसे 0 रखोगे तो a आपका बच जाएगा, b आपका 0 हो जाएगा, c, और यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे तो 1 - 0 हो जाएगा। जब इसे फाइनली हम लोग सॉल्व कर देंगे तो a + c, मतलब ये इक्वेशन जो आ रहा है a
ए और सी में आपका आ रहा है, ठीक है। लेकिन ए का वैल्यू भी आपको दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि ए का वैल्यू आपको पता है 1 है, तो सी इक्वल टू कितना वैल्यू फाइंड आउट हो गया है, 1 आपका फाइंड आउट हो गया है। तो यही पे बात आपको मैं बतलाना चाह रहा था कि फर्स्ट टाइम पे आपको ए का वैल्यू निकलेगा, इजी पड़ेगा, सेकेंड टाइम में सी का, अब थर्ड टाइम पे आप बी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे सर बी का वैल्यू निकालने के लिए एक्स के बदले में हम लोग कितना रखेंगे, कुछ भी रख सकते हो, 2 3 4 5 6 7 -1 -2। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बेहतर और थोड़ा सटीक वैल्यू आप रखो, ऐसा रखो कि ज्यादा बड़ा वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि ज्यादा बड़ा वैल्यू रख दो। तो एक्स इक्वल टू मैं -1 रख दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 ऑलरेडी पुट हो चुका है, जो छोटा था एक्स इक्वल टू 0 हो चुका है। तो 2 या -2 से अच्छा है कि आप एक्स इक्वल टू -1 रख दो। अब यहाँ -1 रखोगे तो ए बी और सी में इक्वेशन आ जाएगा। देखो ए बी और सी में आपका इक्वेशन आ रहा है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे किसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो ए का वैल्यू आपको पता है, सी का वैल्यू पता है, बस यहाँ पे बिठा दो, फिर बी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब ए बी सी का वैल्यू जो निकालने में जो आपको टाइम लगने वाला, इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में ना इंटीग्रेशन करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। वापस आप फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप पुट बैक कर दो। देखिए याद रखिएगा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1, मतलब तीनों का वैल्यू 1 1 आया है। तो यहाँ पे 1 से रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे 1 इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो आप देखो मैंने वही काम मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का साइन आपने जो हटाया था, इसे आप वापस ले आओ। तो मैंने यहाँ पे वापस ले आया है। तो 1/1 - x और dx को मेरे को यहाँ इंटीग्रेट करना है, फिर मेरे को इसे इंटीग्रेट करना है। इसे आप बोलोगे ये हिस्सा कैसे आ गया, मैंने इसे अलग अलग मैंने कर दिया है। ये चीज आप जानते हैं, सेपरेट करने के लिए अलग मैंने कर दिया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log 1 - x। आप बोलोगे कि ये माइनस कहाँ से आया, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट कितना है आपका, माइनस में है ना, -1 है ना, तो -1 डिवाइड में जाएगा। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई मैंने इसे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे आया, आप जानते हैं, इसे हम लोग जब t पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा ना 2x आएगा, तो x कैंसल आउट हो जाएगा और 1/2 आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और साथ ही साथ यहाँ पे ये log में आ जाएगा। अगर फिर भी किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो जरा सा देखिए, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि ये चीज कैसे हुआ है, ठीक है। 1 + x², ये सब छोटा मोटा कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये सब चीजों में आप फंसो ना, ठीक है, क्योंकि आने वाले क्लासेस में काफी लॉन्ग इंटीग्रेशन करना पड़ता है। नाउ i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x और यहाँ पे t और यहाँ dt बाय कितना हो जाएगा 2x, x आपका कैंसल आउट आपका हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा log t प्लस c लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 और t के बदले में कितना है 1 + x²। तो ये छोटा सा चीज था, मैंने आपको वही चीज मैंने आपको बतलाया था कि जब इसके बदले t रखोगे तो कैलकुलेट खुद से आप कर सकते हो कि 2x आ जाएगा, x तो कैंसल आउट आपका हो जाएगा, और जो कि होना भी चाहिए x कैंसल आउट, और आपका 2 बस एक्स्ट्रा आएगा जो कि डिनोमिनेटर में रहेगा, और इसके बदले में 1/t का आपका log में आपका आता है, log t होगा, t के बदले में आप यही रखे तो वापस मैंने रख दिया, और इसका आपका tan 1x। ये क्लियर है, ये आपका बन गया, इजी है ना, ठीक है। और इन लोगों का सॉल्यूशन आप जानते हैं कि मैं हर बार मैं फोटो टेक करके मैं वीडियो के साथ में मैं अटैच कर देता हूं, तो आपको जितना भी सॉल्यूशन मैं आज के क्लास में मैं जो आपको बतलाऊंगा, सारा का सारा सॉल्यूशन आपको वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। तो जब भी अगर आपको लिखना हो, ऐसे लिखने में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो के लास्ट में चले जाएं, आपको सारा सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होगा, आप वहां पे आराम से वीडियो को पॉज करके और लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में। 14 में क्या है, देखिए जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये सारा का सारा पैटर्न का फॉर्म आपको ऑलरेडी आपको बतलाया जा चुका है, ठीक है। बस पकड़ने के लिए यहाँ पे सीखो। यहाँ पे क्या आ गया, x + 2 का होल स्क्वायर आ गया, तो आप जानते हो ना ब्रेक करने के लिए। देखिए अगर यहाँ 3 है तो एक बार पावर ऑफ 1 में तोड़ो, पावर ऑफ 2 में तोड़ो, फिर पावर ऑफ 3 में कर दो, और फिर इसके न्यूमिनेटर में a b और c, सिंपल बस कॉन्स्टेंट बस बिठाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर ऑफ 1, पावर ऑफ 2, अब बस यहाँ से आपके लिए चैलेंज है कि आप ए और बी का वैल्यू बस निकालो, और ए और बी आपका कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेने के बाद ये कैंसल आउट हो जाएगा, और इससे क्या ए से क्या मल्टीप्लाई होगा, x + 2 ही तो मल्टीप्लाई होगा, और b से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये हिस्सा इसके पास ऑलरेडी पूरा है, ठीक है। अब यहाँ से अब आपको a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, तो बोलो यहाँ सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना इजी होगा, तो जवाब मिलेगा b का वैल्यू निकालना इजी होगा, क्योंकि आप x + 2 = 0 कर देते हो, मतलब x का वैल्यू अगर -2 पुट करते हो तो a यहाँ से हट जाएगा, b का वैल्यू मेरे को निकाल के दे देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे -2 मैंने रखा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2,
तो ये आपका कैंसल आउट आपका हो गया और बी आपका यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो बी इक्वल टू कितना आ गया, -7। अब इसी तरीके से अब आपको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए एक्स का आप कुछ भी वैल्यू रखो। तो आप यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू -2 ऑलरेडी रख चुके हो, तो एक्स इक्वल टू 0 रख दो, छोटा रखो, सटीक है, क्योंकि यहाँ 0 कहीं पुट भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं 0 रख देता हूँ। अगर आप बोलोगे नहीं सर मेरे को 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखना है, तो नहीं आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने के बाद अगर ए का वैल्यू यहाँ 3 आया है तो आपका 4, 5, 6 रखने पे भी आपका 3 आएगा। आप खुद से प्रैक्टिस करके आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप एक्स का वैल्यू आप यहाँ 0 रख दो। 0 रखने से क्या हुआ कि ये आपका टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ गया, ये आपका 2a आ जाएगा, b आ गया, मतलब इक्वेशन a और b में आ चुका है। तो अब आपको b का वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पे -7 बिठा दो। जब सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू 3 आपका आ गया। अब कोई बोलेगा कि नहीं सर मेरे को फर्स्ट टाइम पे ही मेरे को a का वैल्यू निकालना है, तो आप नहीं निकाल सकते a का वैल्यू फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि जो इक्वेशन आएगा ना वो a और b में आएगा। फिर यहाँ पे ये b का वैल्यू, यहाँ रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा b का वैल्यू का, कि b का वैल्यू क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम पे b का वैल्यू मैंने निकाला। और जब a का वैल्यू निकालने का जब जरूरत आया तो यहाँ पे इक्वेशन आ गया a और b में, तो मेरे को b का वैल्यू पता था तो मैंने बिठा दिया। तब यहाँ पे आप a का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, अदरवाइज ऐसा आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये सब चीजें आप बनाते बनाते खुद से भी आपको आ जाएगा। फिर a और b का वैल्यू आप वापस यहाँ पे पुट बैक कर दो। तो यहाँ b का वैल्यू आपका है -7 और a का वैल्यू कितना है, यहाँ 3 है, तो मैंने यहाँ पे वापस रख दिया। अब बस कुछ नहीं, बस जो इंटीग्रेशन का साइन आपने हटाया था वापस लगा दो। 3 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, -7 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, इसका लॉग में आपका आएगा और इसका कितना आएगा -1/x+2। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। बताया ना कि 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x होता है ना। तो सेम तो टर्म है यहाँ पे x+2 और होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो अगर यहाँ स्क्वायर रहता ना तो ऐसा नहीं कर सकते थे, लीनियर पावर है और यहाँ कॉन्स्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर रहने पे। तो इस चीज को आप इस फॉर्मूला से आप इसे डायरेक्टली आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, इनफैक्ट सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में 1/x के पावर में 4 - 1 को मेरे को इंटीग्रेट करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। तो इसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ क्या किया, x² का मैंने स्क्वायर लिख दिया है, मतलब होल स्क्वायर इसका, ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी आप 1 में स्क्वायर आप बिठा सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है ना कि a² - b²। तो क्या होता है a + b a - b, मतलब x² + 1 और x² - 1। फिर से इसे फर्दर आप इसे ब्रेक कर दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगने के कारण में फिर फर्दर ये ब्रेक होगा x + 1 में और x - 1 में। लेकिन आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। और आप जानते हो जब ये फॉर्म रहता है तो इसके ऊपर मतलब यहाँ पे 2 कांस्टेंट आते हैं और एक कांस्टेंट के साथ में किसी एक के साथ में x का टर्म लगा हुआ रहता है। तो यहाँ भी अगर आप रखते हो तो इसके लिए भी फिर ऊपर में आपका cx + d आपका हो जाता, तो उसके लिए भी करते। लेकिन मैंने आपको बतलाया था लास्ट क्लास में ही कि ये अगर ब्रेक होता है ना इसे ब्रेक कर दो, और यह माइनस आने की वजह से ये ब्रेक हो रहा है तो ज्यादा इजी होता है इस टाइप में फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाने का, ठीक है। लेकिन अब आप इसे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को इस फॉर्म को मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो x² + 1, तो इसके ऊपर में क्या लिखाएगा, क्योंकि यहाँ तो पावर ऑफ 2 लेकर के आ गया है, तो ax + b बतलाया था ना कि इस टाइप में फॉर्म रहता है। तो यहाँ 2 कॉन्स्टेंट होते हैं, अगर पता नहीं चल रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको बतला देना चाहता हूँ। देखिए ये फॉर्म देखिए यहाँ पे cx² + d आ रहा है ना, इसके ऊपर में 2 कांस्टेंट और किसी एक के साथ में x का टर्म लगा हुआ रहता है। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, ठीक है। फिर x + 1 में सिंपली आपका c आ जाएगा और x - 1 में सिंपली आपका d आ जाएगा। बस मेरे को है a b c और d का वैल्यू फाइंड आउट करना, फाइंड आउट कर लेंगे, वापस पुट बैक करेंगे और बस इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम मैंने ले लिया है, इसके साथ कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया है। सी के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डी के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो नीचे एलसीएम आएगा बिल्कुल यही एलसीएम आने वाला है, तो मैंने कैंसल आउट भी मैंने कर दिया है, ऊपर में बस वहाँ 1 है तो 1 आपका आ गया फाइनली। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहले हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, ए का, बी का, सी का या डी का। तो यहाँ पे सबसे पहला बात कि यहाँ पे मैंने यहाँ क्या किया है, सबसे पहले मैं यहाँ पे सी का वैल्यू निकाल रहा हूँ। आप चाहो तो पहले डी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले सी का वैल्यू निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर आप बोलोगे कि पहले ए और बी का वैल्यू निकालने का, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि ए और बी का वैल्यू आप फर्स्ट टाइम पे आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है।
तो क्यों ना पहले जिसका वैल्यू निकल सकता है इजिली फर्स्ट टाइम पे, तो पहले उसी का वैल्यू निकाला जाए। तो चलिए सी का वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पे ये टर्म पूरा जीरो होना चाहिए, ये टर्म पूरा जीरो होना चाहिए। तो सी के साथ में कौन सा टर्म लगा हुआ नहीं है, तो जवाब मिलेगा x+1। आप x+1 को जीरो रख दो तो x का वैल्यू कितना आ गया -1। जब मैं यहाँ पे पुट बैक मैं यहाँ पे वापस कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 आपका आएगा। इस टर्म को लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो इसके जीरो होने की वजह से ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1+1 और यहाँ -1 और -1 आ गया, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तो सी का वैल्यू कितना आ गया, -1/4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक हम लोगों ने सी का वैल्यू फाइंड आउट कर चुका है। अब हम लोग डी का भी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डी के साथ में कौन सा टर्म नहीं लगा हुआ है, x-1, तो x-1 इक्वल टू आप यहाँ पे जीरो रख दो, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया है, तो 1 इक्वल टू यहाँ पे 1 आ गया, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1+1 इंटू 1+1, और यहाँ पे सॉल्व करने पे डी इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। अब यहाँ पे बात आपका आता है, इसके बाद आप किसका वैल्यू निकाल सकते हो, तो जवाब मिलेगा इसके बाद आप बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ए को जीरो कर दो और इक्वेशन जो आएगा बी, सी और डी में आएगा। सी और डी का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो आपको बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक्स का जो ए का जो वैल्यू है अभी आप फाइंड आउट अभी भी नहीं कर सकते हो पहले, तो एक्स इक्वल टू आप जीरो रख दो, तो जीरो रखने से यहाँ ये एक खत्म हो आपको हो जाएगा, और सारा जगह आप जीरो पुट कर दो। जब मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ जीरो, यहाँ पे जीरो, तो 0+1 0-1, यहाँ पे जीरो रखो तो सी इंटू 0+1 0-1 और डी फिर 0+1 और फिर यहाँ 0+1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आपका इक्वेशन आपका आ गया है 1 इक्वल्स टू -b -c और +d आपका आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन में है b का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो c और d पे डिपेंड कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। c का वैल्यू हमें पता है -1/4 और d का वैल्यू पता है 1/4। यहाँ पे पुट बैक कर दो तो यहाँ माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके खुद से जरा सा आप देख लेना, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो c का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है, d का और b का। अब मेरे को a का निकालना, तो a का वैल्यू निकालने के लिए आप x का वैल्यू कुछ भी रख दो, तो मैंने x इक्वल टू मैंने 2 रख दिया है, क्योंकि माइनस रख चुके हैं, x का वैल्यू 1 रख चुके हैं और x इक्वल टू 0 भी रख चुके हैं, तो क्यों ना 2 रख देते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया है, तो इतना सा थोड़ा सा रिप्लेसमेंट थोड़ा खुद से जरा सा कर लेना, और यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो a b c और d में आपका इक्वेशन आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को b का भी वैल्यू मेरे को पता है, c का भी पता है, d का भी पता है, बस आप अच्छे से यहाँ से पुट बैक यहाँ से कर देना, और जब सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू कितना आपको मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। अब 0 मिलने के बाद में मतलब a b c d का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, इसे वापस आप यहाँ पे पुट बैक कर दो। चलिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग आप वापस यहाँ पे पुट बैक करते हैं, तो यहाँ पे a का वैल्यू हम लोगों ने कितना हम लोग फाइंड आउट किए हैं 0, और x और b का वैल्यू कितना है आपका -1/2 है, c का वैल्यू कितना है -1/4 है, और d का वैल्यू कितना है 1/4 है। बस अब मेरे को यहाँ इंटीग्रेशन का साइन जो हटाए थे इसे वापस ले आइए, और ये तो 0 हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म आपका हो जाएगा। तो -1/2 और 1/x² + 1 को इंटीग्रेट करना है, -1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर 1/4 कॉन्स्टेंट है, फिर 1/x-1 को इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा आपका tan 1x, और इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x+1 और इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x-1। और आप जानते हैं कि 1/4 इन दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकल करके, और ये टर्म आपका ये टर्म नेगेटिव में है, तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x-1 के डिनोमिनेटर में कौन चला जाएगा, x+1, log का प्रॉपर्टी, ये भी आपको बतलाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन तक बना लिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 16 की ओर, और 16 में जरा सा देखते हैं 16 में क्या है। देखिए 16 में ना कुछ चीजें आपको और भी सीखने को मिलेगा, कुछ अलग तरीके से, मतलब आप जो पार्शियल फ्रैक्शन में जो a और b का जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो ना, छोटे मोटे क्वेश्चन को इसका कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको यहाँ पे बतलाया जाएगा, बस थोड़ा सा आप वेट करिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर रुक करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 1/x इंटू एक्स के पावर में n+1 को मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, t इक्वल्स टू एक्स के पावर में n में पुट कर दे रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग जा रहे हैं। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि जो x का टर्म है किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करने का। मैंने t लिया है, आप चाहे तो y ले लो, आप चाहे तो z ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपकी मर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने t ले लिया, मतलब अब जितना भी टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है सारा का सारा t में कन्वर्ट होगा, और जो dx है उसके प्लेस पे dt आएगा, लेकिन ऐसे नहीं आपका आएगा dt, ये जो आप यहाँ पे जो t इक्वल्स टू जो x के पावर में n जो रखे हो, इसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका आप डेरिवेटिव ले लो, तो dt/dx हो जाएगा। डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर आगे आता है और एक लेस होता है, तो n x के पावर में n-1, यहाँ से dx का वैल्यू आप निकाल लो, कितना आ गया, dt/n इंटू एक्स के पावर में n-1। वापस आप यहाँ पे पुट बैक कर दो, तो 1/x
x का x मैंने यहाँ रहने दिया है, x के पावर में n का कितना हो जाएगा t, क्योंकि मैंने इसके बदले में t मैंने यहाँ पे माना है +1, और dx के बदले में हम लोग कितना लाए हैं dt बाय n इंटू x के पावर में n-1। तो ये तो n जो है आपका, ये आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो 1/n आपका बाहर होगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पे पावर x के पावर में यहाँ 1 है, x के पावर में n-1 है। इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x के पावर में n होगा, क्योंकि आप जानते हैं ना जैसे x है और x के पावर में n-1, पावर तो इंटू में पावर तो एडिशन होता है, एड होता है, तो ये जो पावर 1 और -1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो x के पावर में आपका n आपका बचेगा, आ गया। अब इस x के पावर में n को वापस हम लोग रिप्लेस कर देंगे t में, तो x के पावर में n के बदले में t जानते हैं, तो t आपका आ गया। ये पूरा का पूरा टर्म आपका कन्वर्ट हो चुका है t में, ठीक है। अब मेरे को इसे सॉल्व करना है, तो क्यों ना इसे हम लोग यहाँ पे लिख दें, पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग इसे ब्रेक कर दें। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो t के ऊपर में सिंपली a आपका आ जाएगा, और फिर t+1 के ऊपर में कितना आ जाएगा, b आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसे चाहो तो यहाँ पे a और b का वैल्यू आप जैसे कि आपको मेथड बतलाया गया है सॉल्व करने का, आप उस हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। वरना फिर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हो जरा सा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे ब्रेक करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे तोड़ा है, a का वैल्यू आपका 1 आपका आएगा, और जो b का वैल्यू आपका आएगा वो -1 आएगा। अगर आप इसे चेक करके देखना चाहो तो आप इसे चेक करके इजिली आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये चीज आपको जानना है तो जरा सा देखिए कि इसे मैंने कैसे किया। देखिए छोटा सा आपका पार्शियल फ्रैक्शन है, इसे इजिली अपने से भी आप ब्रेक कर सकते हो, इसे इस फॉर्म में आपको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए मैं आपको मदद करता हूँ, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा t और t+1, ठीक है। मेरे को इसे इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करके आप लिखते हो ना, फिर भी आप इसे तो अलग अलग लिखते हो ना, तो चलिए हम इसे पहले अलग अलग लिख देते हैं। और t+1 यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम पे मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, मैं मानता हूँ कि अभी ये गलत है, तो अभी आप जानो कि यहाँ पे मिस्टेक क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे एलसीएम लेने पे वापस तो ये आना चाहिए ना, तो जैसे मान के चलते हैं आप यहाँ पे इसमें एलसीएम ले लिए t+1, ठीक है। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा t+1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा +t। यहाँ प्रॉब्लम क्या आया, ये t कैंसल आउट हो जाना चाहिए था, कैंसल आउट अगर हो जाता तो ऊपर में 1 आपका आता, ऊपर से 1 नहीं, ये आपका +1 आना चाहिए था, +1 आता, ये तो कैंसल आउट हुआ नहीं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक आपका नेगेटिव में आपका होगा। तो चलिए मान के चलते हैं कि फिर से आप एक मिस्टेक कर देते हैं, आप इसे गलती से माइनस कर देते हैं, मतलब आप इसी फॉर्म को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि दोनों प्लस में होने की वजह से t का टर्म न्यूमिनेटर में कैंसल आउट नहीं हुआ, क्योंकि इसे एलसीएम लेने पे वापस तो अब ऊपर में न्यूमिनेटर में 1 आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो आपका ये टर्म तो आएगा ही आएगा। तो चलिए आप यहाँ पे आप इसे नेगेटिव कर दिए और आप इसे पॉजिटिव कर दिए, तो फिर से ये मिस्टेक है। आप देखोगे कि यहाँ पे अगर इसमें मिस्टेक क्या होगा, तो फिर से आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ माइनस से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -t, और -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +t। ये t तो कैंसल आउट आपका हो रहा है, लेकिन आप यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे आपका -1 आपका बच गया। क्या यहाँ पे न्यूमिनेटर में माइनस रखने का था, इसका मतलब आप माइनस साइन गलत टर्म में आप बिठाए हो, माइनस इसमें होना चाहिए, इसे प्लस रखो। तो अब फिर मैं इसे क्या करूंगा, इसे 1/t प्लस यहाँ पे माइनस और t+1, इसे मैं यहाँ पे इस टर्म को मैं यहाँ पे नेगेटिव कर दूंगा। तब आप यहाँ पे जब आप इसे एलसीएम आप लोगे तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा t+1 और यहाँ पे -t, तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो कितना आ गया 1/t इंटू t+1। तो बिल्कुल ये छोटा सा पार्शियल फ्रैक्शन था, आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। इसीलिए मैंने बताया कि a का वैल्यू 1 आएगा और b का वैल्यू -1 आएगा। देखिए यहाँ पे वही टर्म आपका यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है, आप ऐसा कर सकते हो आप। और आने वाले क्वेश्चन में इस टाइप में छोटे मोटे कैलकुलेशन आएंगे, और मैंने ऐसा भी किया है। अगर फिर भी कुछ बातें अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने कैसे कर दिया, तो आप एक बार खुद से आप एक बार ट्राई करो। और ऐसे भी आने वाले क्वेश्चंस में इस टाइप में मैंने कुछ क्वेश्चंस को और मैंने डील किया है, तो वहां भी आप देखना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पेशेंस रखें, सारी की सारी चीजें मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जरा सा भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया। आप इसे चाहो तो यहाँ पे आप a और b का वैल्यू आप प्रॉपर मेथड से निकाल सकते हो। आप देख लेना a का वैल्यू आपका 1 आएगा और b का वैल्यू आपका -1 आने वाला है, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ इंटीग्रेशन का साइन मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे dt मैंने ले आया, फिर यहाँ इंटीग्रेशन। आप लोग सर ये 1/n कहाँ से आ गया, अरे ये कॉन्स्टेंट था ना, ये तो बचा हुआ था ना ये हिस्सा, तो बस मैं इस हिस्से को बस साइड्स में ला रहा था। बाद में अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो आप इसे मल्टीप्लाई करने में कौन सा हर्ज है, तो 1/n मैंने बोथ साइड में लगा दिया, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन इधर था तो 1/n तो साथ में रहेगा ना।
ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म के लिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, इसका भी log में हो जाएगा, इसका भी log में हो जाएगा। ये नेगेटिव में है तो ये टर्म से डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, आप टी का वैल्यू वापस रख दो ना। टी का वैल्यू कितना रखे थे, एक्स के पावर में एन, एक्स के पावर में एन वापस रख दो, तो देखिए क्लियर है, बन गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 17 में। और क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या है, cos x बाय 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल्स टू साइन एक्स। यहाँ भी थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ सारे के सारे फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं t में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल्स टू साइन एक्स जब हम लोग रखे तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dt बाई डी एक्स, साइन का कितना हो जाता है डेरिवेटिव cos x, यहाँ से dx का वैल्यू हम लोग निकाल लिया dt बाई cos x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे वापस इंटीग्रेशन ऑफ cos x और यहाँ पे 1 माइनस टी और 2 माइनस टी और dt बाय यहाँ cos x, ये cos x और cos x पे कैंसल आउट आपका हो जाएगा और यहाँ पे 1 बाय 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी आपका आ गया। अब आप बस इसे पार्शियल फ्रैक्शंस आप इसे ब्रेक कर सकते हो। इसके सिंपल में आप जानते हो, इसके सिंपली में 1 माइनस टी के ऊपर में a और 2 माइनस टी के ऊपर में आपका b लिखाएगा। आप इसे खुद से आप इसे ट्राई करना a और b का वैल्यू निकालने में। और यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे भी आपका छोटा सा बस कैलकुलेशन है, जरा सा आइडिया लगाओगे तो आप इसे डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हो। देखिए फिर से मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, वही मैंने आपका कैलकुलेशन मैंने यहाँ भी मैंने किया है। ठीक है, यहाँ भी आप सेम चीज आप करके देख सकते हो। आप इसमें गलती करो लेकिन आप एलसीएम लेकर के वापस आप इसे देख लेना कि वापस ऊपर में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ। अब सवाल उठता है कि दोनों में से एक आपका नेगेटिव होगा। देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि बस दोनों में से एक किसी एक को नेगेटिव रख दे रहा हूँ तो आ जा रहा है, क्योंकि कैंसल आउट आपका हो जा रहा है। कभी कभी डिवाइड भी करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यही फॉर्म जब ए और बी का जब आप वैल्यू निकालते हो, जब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन रहता है, ठीक है ना, जब आपका 3/2 और 1/2 आ जाता है तो आप सोच नहीं सकते हो, इसीलिए आप इस प्रॉपर मेथड से लेके चलते हो। लेकिन यहाँ पे ज्यादा आपका ए और बी का वैल्यू ज्यादा बड़ा नहीं आता है, काहे कि 1 लाना है कट छट करके, तो इतना सा कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, मान लेते हैं कि इसे मैं यहाँ पे, देखिए आप गलत करते नहीं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे माइनस ही आपका आएगा। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो हमारा मेन मोटो जो है ना, ऊपर में 1 आना चाहिए। ठीक है, +1, तो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस टी आपका हो जाएगा और -1 और प्लस टी, तो ये कैंसिल आउट आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आपका आ गया। 1 माइनस टी तो पहले से है और 2 माइनस टी तो पहले से है, तो मतलब यहाँ पे ये टर्म पॉजिटिव होगा और ये टर्म आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, सिंपल सा। आप इसमें से अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ए का वैल्यू आपको 1 मिलेगा और बी का वैल्यू -1 मिलेगा। आप खुद से यहाँ पे देखिए डैश 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 यहाँ दिया हुआ है कि आप इसे खुद से ट्राई करके आप देख सकते हो, वरना आप यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पे जंप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। अब बस इसमें आप इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे लगा दो और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log ऑफ 1 माइनस टी। ये डिवाइड में -1 कहाँ से आया, टी का कोफिशियंट क्या है, आप -1 ना, तो -1 डिवाइड में जाएगा। इसका भी log ऑफ 2 माइनस टी और टी का कोफिशियंट कितना है, -1 चला जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों में से नेगेटिव कौन है, ये हिस्सा नेगेटिव है ना, तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आगे आप टी का वैल्यू वापस आप रख दो, टी का वैल्यू कितना रख दोगे, sin x रख दोगे, सिंपल सा बात है। तो टी का वैल्यू यहाँ पे sin x रख दो, क्लियर है, बन गया। ठीक है, तो इस टाइप में क्वेश्चंस को आप खुद से भी आप ट्राई करो कि कैसे ये बनता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। थोड़ा सा लग रहा होगा ये काफी बड़ा टाइप में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा ट्रिक से इसे जानोगे तो हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, कि जो x² का टर्म जो है यहाँ पे देखिए कितना सारा फॉर्म दिया हुआ है, x² + 1 इंटू x² + 2 बाय x² + 3 और x² + 4, मतलब 1 2 3 4 लगातार दे दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ t इक्वल्स टू मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ x²। सबसे पहले पता है यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दोगे ना, तो ऊपर में जो हाईएस्ट पावर है ना x का, वो 4 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके बोलोगे ना, आप ऐसे मत बोल देना कि यहाँ पे 2 है, इसे जब मल्टीप्लाई करोगे ना x के पावर में 4 आ रहा है, नीचे भी x के पावर में 4 आ रहा है, ये तो बराबर पावर आ चुका है। और आप जानते हैं न्यूमरेटर में पावर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यार इसे डिवाइड करना तो थोड़ा सा टफ होगा ना, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना कि जहां जहां x² है बस t में रख दे रहा हूँ। यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बस मैंने रिप्लेस किया है, क्योंकि ये आपका dx का dx ही हर जगह है। ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तब ना dx dt में कन्वर्ट होगा। तो बस मैंने रखा है, सॉल्यूशन करने का एक आपका तरीका है। देखो ध्यान से देखो,
एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया टी से, टी प्लस 1 और यहाँ पे टी प्लस 2 बाई टी प्लस 3 और टी प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो सर? अरे डिवाइड करके छोटा करना पड़ेगा, आप समझ नहीं रहे हो। पावर यहाँ हाईएस्ट पावर टी का कितना है 2 है और नीचे में आपका पावर कितना है 2 है, छोटा तो करना पड़ेगा ना। तो बिना इसे मल्टीप्लाई किए हुए, बिना इसे ब्रेक किए हुए आप इसे डिवाइड कैसे कर दोगे? तो यहाँ मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ जब इसे मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 मिलेगा आपको। जब इसे सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, ये आपका डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करेगा न्यूमिनेटर को। तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 और ये आपका यहाँ पे डिवाइड करना। तो मेरे को यहाँ पे टी स्क्वायर को ही मेरे को हटाना है। तो बस मैं यहाँ पे 1 से बस इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वापस आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। यहाँ साइन को चेंज कर दो, ये आपका कैंसल आउट आपका हो जाएगा। 3t में माइनस 7t चला जाएगा तो माइनस 4t, 2 में माइनस 12 चला जाएगा तो माइनस 10। अब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप इसे लिख दो तो यह कितना होगा 1:2 ये वाला पार्ट, रिमाइंडर वाला पार्ट माइनस 4t माइनस 10 बाई टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। और आप जानते हो कि ये प्लस में करके लिखा जा सकता है। तो ये 1 के लिए भी अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसके लिए भी अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1 के लिए इंटीग्रेशन तो सिंपली तो dx ही ना होगा। और यहाँ पे दोनों में आपका माइनस आपका है तो माइनस यहाँ पे आप बाहर निकाल दो। तो 4t प्लस 10 और इसे मैंने वापस, क्योंकि इसी चीज को तो मैंने ब्रेक करके इतना लिखा था ना, तो इसी चीज को वापस हम लोग t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 नहीं लिख सकते हैं, तो वापस लिख दिए। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग इसे ब्रेक किए थे, यहाँ पे मेरे को रिक्वायरमेंट था डिवाइड करने का। डिवाइड करके हम लोगों ने पावर छोटा कर लिया। आप देख सकते हो ये तो कॉन्स्टेंट वाला हिस्सा अलग हो चुका है। अब इसका तो इंटीग्रेशन भी आप x करके लिख सकते हो, लेकिन ये हिस्सा में आप देखो t का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है और नीचे में आपका 2 है। तो मतलब अब इसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का रूल को हम लोग इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, तो वापस अब इसका काम हो चुका है तो वापस आप इसे प्रोडक्ट में ले आओ। ठीक है, मतलब यहाँ पे फैक्टर्स में हम लोग ले आए हैं क्योंकि अब इसी पे तो हम लोग ब्रेक करते हैं ना हमेशा। ठीक है, अब मेरे को बस इसे इंटीग्रेट करना है। इसे इंटीग्रेट हम लोग करेंगे और वापस यहाँ पे पुट बैक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे इस फॉर्म को t प्लस 3 का न्यूमिनेटर में a आपका आ जाएगा और t प्लस 4 के न्यूमिनेटर में कितना आ जाएगा आपका b आपका आ जाएगा। बस फिर आप इसे एलसीएम लो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका कैंसल आउट आपका हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 4t प्लस 10। और यहाँ पे फिर यहाँ से a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालने के लिए t प्लस 3 को 0 कर दो तो ये t इक्वल्स टू माइनस 3। ये सब चीज आपके लिए कॉमन है, इतना तो आप खुद से समझ सकते हो, कर भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बतला दे रहा हूँ। a का वैल्यू माइनस 2 मैंने ले आया है। और फिर एक बार अगर आप यहाँ पे t प्लस 4 को 0 रख दोगे, मतलब t इक्वल्स टू माइनस 4, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग इक्वेशन 2 में वापस रखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में मैं इसे वापस में यहाँ पे रख रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है, -2 क्योंकि हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू लाए हैं और b का वैल्यू कितना है आपका 6 है, 6। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन को यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ t मत लिख देना, dt मत लिख देना, यहाँ पे dx आपका आएगा। और यहाँ पे -2 कांस्टेंट है, यहाँ पे dx आपका आएगा और यहाँ dx आपका आएगा। यहाँ पे आप ध्यान दें कि यहाँ पे dx ही रखें, क्योंकि कभी कभी मैंने बच्चों को देखा है कि यहाँ पे वो गलती से dt लिख देते हैं और फिर उनका इंटीग्रेशन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ों को बिठाने में आपको अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये dx के रिस्पेक्ट में है तो ये इसे इंटीग्रेट थोड़ी ना कर पाएगा, तो t को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, एक्स स्क्वायर से, क्योंकि आप t के बदले में आपने कितना पुट किया है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से यहाँ मैंने वापस रिप्लेस कर दिया और 3 को मैंने लिख दिया है √3 का स्क्वायर, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मूला मुझे बनाना है, तभी हम इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और टी का स्क्वायर। यहाँ भी बच्चे कभी कभी मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ इसी का वो इंटीग्रेट कर देते हैं, लॉग में लिख देते हैं। लेकिन आप पहले यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से कि आपको dx अगर है तो इसे तो x में ही ना रिप्लेस करके आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस टाइप में चीज़ों में बच्चे अक्सर गलतियाँ कर जाते हैं, तो ऐसा आप ना करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे इंटीग्रेट कर दे 2 और इसका इंटीग्रेशन कितना आपका हो जाएगा 1/a, क्योंकि tan इनवर्स वाला आपका जाएगा और x/a आ गया। यहाँ पे आपका 1/a tan इनवर्स x/a। और जरा सा मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, थोड़ा ठीक से देख रहे हैं, आई कैंसल आउट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे 3 आपका आ जाएगा। अब ये तो वैल्यू आप यहाँ पे लाए हैं, तो ये तो इक्वेशन 1 में तो वापस पुट बैक करना पड़ेगा ना x, और इसका जो भी वैल्यू है यहाँ पे माइनस का साइन बाहर में है, इसका जो भी वैल्यू है मैंने यहाँ ब्रैकेट में करके लिख दिया है। तो आप यहाँ पे देखो इतना मैंने वैल्यू ले आया है, ये माइनस का साइन अंदर चला जाएगा, ये प्लस आपका हो जाएगा और फिर ये आपका माइनस आपका हो जाएगा, बन गया। ठीक है, चलिए आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 में आपका क्या है,
2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को ना ठीक से देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना काफी अच्छा है, बेहतर है। तो इसमें आपको बनाना कैसे है, देखिए क्वेश्चन ना कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में ना बहुत सिंपल कभी कभी पूछ देता है, क्योंकि यहाँ तो काफी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस आप देखे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सिंपल देता है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में मैं अभी थोड़ा सा मैं बतलाऊंगा कि दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम्पल नंबर आपका 14 है, ये आपका एनसीईआरटी का। तो मैंने इसे लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा मिला जुला रूप है, बस यहाँ पे 2x है तो यहाँ x स्क्वायर है, लेकिन इसी की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है बनाने में। तो थोड़ा ध्यान दे करके इसमें देखो, ठीक है ना। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर के बदले में मैंने कितना पुट कर दिया है, यहाँ पे t मैंने पुट कर दिया है। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो dt बाई डी एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे मैंने dx का मैंने वैल्यू निकाल दिया है, dt बाई कितना हो गया 2x। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पुट बैक वापस करूंगा, तो 2x हो गया यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर के बदले में कितना आ जाएगा t, और यहाँ एक्स स्क्वायर के बदले में कितना आ जाएगा t, और ये आपका कैंसल आउट आपका हो रहा है। अब आपके मन में यहाँ पे एक सवाल होगा, सर पिछले टाइम भी तो आपने सर पुट किया था एक्स स्क्वायर के बदले में, लेकिन आपने वहाँ डेरिवेटिव नहीं लिया, क्या फायदा उसका डेरिवेटिव लेके। यहाँ पे इसी क्वेश्चन से आप जरा सा समझो, जो आपके मन में अगर सवाल अगर उठ रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे जब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो जो x का टर्म जो आ रहा है dt बाई dx जो आया है वो dx के ही बदले आया ना, तो ये x देखिए कैंसल आउट हो रहा है। ये 2 का मैं परवाह नहीं कर रहा हूँ, अगर ये कटता भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन 2 बाहर आपका आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये x का टर्म ये कैंसल आउट आपका हो रहा है ना, और पिछले वाले क्वेश्चन में आप कहाँ पे इसे कैंसल आउट करते, जरा बताओ मेरे को। यहाँ इसका हम डेरिवेटिव ले भी लेते तो x नीचे आ जाता ना dt बाई एक्स, तो कहाँ आप कैंसल आउट करते। तो बस इतना जो बड़ा पावर यहाँ हो रहा था मैंने उसे छोटा किया, बस इसीलिए कभी कभी बस हम लोग t से रिप्लेस करते हैं, लेकिन उसका डेरिवेटिव नहीं लेते हैं, और जब हम लोग लास्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो उसे x के ही टर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 18 में डील किया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लिए तो ये कैंसल आउट आपका हो रहा था, इसीलिए इसका डेरिवेटिव लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है 1 बाय टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। मेरे को ब्रेक करना है। तो आप अगर इसे सिंपली अगर आप मेथड से जाते हो पार्शियल फ्रैक्शन के, तो a बाय टी प्लस 1 और प्लस बी बाय टी प्लस 3, ठीक है। तो आप इसमें a और b का वैल्यू सॉल्व कर लोगे और आप इसमें निकाल भी सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी जो आप कैलकुलेशन देख रहे हो ना, काफी छोटा सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे आप a और b का वैल्यू ना डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे माइनस करने से आपका फायदा नहीं होगा, 2 से मैंने डिवाइड भी किया है। तो देखिए अब a का वैल्यू सिंपल में आपका 1 और -1 ही नहीं आ रहा है। a का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है और b का वैल्यू -1/2 है। अब देखिए ये 2 से यहाँ पे डिवाइड क्यों हुआ है, इसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बात को समझिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों को ब्रेक करना है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस वाले मेथड से हम लोग ना जाएं, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्यों ना हम लोग जरा सा हम लोग इसे शॉर्ट में निकाल ले, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में ना a b का ही वैल्यू निकालने में जो टाइम लगता है, वरना इंटीग्रेशन ना बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो एक काम करो, आप इसे ना अलग अलग करके लिख दो। हमेशा आप यही काम करना है, गलत भी होगा फर्स्ट टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे सुधार करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया है, और फिर यहाँ कितना होगा t+3 आपका हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस लगा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि जब यहाँ एलसीएम लोगे तो ऊपर में कट छट करके 1 आना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे। तो t का टर्म तो ओबियसली रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप माइनस रखते हो तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी t प्लस में आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो इसे मैं यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ। अब समझ में आया कि दोनों में से किसी एक को माइनस में रखना क्यों जरूरी है। अब आप बोलोगे सर आप इसे भी माइनस रख सकते हो, आप ट्राई करो ना। मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने कर करके मैंने दिखलाया ना कि कैसे यहाँ माइनस रखने पे नेगेटिव में आपका ऊपर में न्यूमरेटर में आ जा रहा है। आप ट्राई कर लेना, उससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैं 1 रख दे रहा हूँ। अब जरा सा देखता हूँ एलसीएम लेकर के ऊपर में पॉजिटिव 1 आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। t+1 और t+3 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, t+3 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -t और -1 ये कैंसल आउट आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2/t+1 और t+3 आपका आ गया। ये तो 2 आ गया है ना, ये तो 2 आना नहीं चाहिए, तो ऊपर में 1 आना चाहिए था। तब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि
इसी चीज को ना सॉल्व करने पे ये हिस्सा आ रहा है ना, तो क्यों ना मैं इसे 2 से पूरे को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, तो 1/2 आपका आ जाएगा यहाँ पे। मतलब अब यहाँ पे जब आप इसी चीज को सॉल्व करोगे तो 1/2 आपका आएगा, इधर 1/2 आपका आएगा, 2 कैंसल आउट आपका हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब ए का वैल्यू 1/2 आपका आएगा और बी का वैल्यू -1/2 आएगा। आप यहाँ पे सोल्व करके आप देख लेना। तो यही मैंने आपको पिछले लास्ट क्वेश्चन में मैंने यही बात बतलाने की मैंने कोशिश किया था कि कभी कभी क्या होता है ना कि बस माइनस प्लस करने से काम नहीं चलता है, कभी कभी डिवाइड भी करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को बनाते जाओगे ना, चीजें और भी क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, इस टाइप में छोटे मोटे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, आपका टाइम बचाएगा। आप समझो पहले मेरी बात को, आप जानते हो कि ए और बी का वैल्यू निकालने में टाइम लगता है। छोटे मोटे क्वेश्चन में कर सकते हो, लेकिन बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो वहां ना बहुत सोचना पड़ेगा। इससे ज्यादा बेटर है कि आप इस प्रॉपर मेथड से आप चले जाओ। ठीक है, अब मेरे को बस क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे dt लिखना क्योंकि आपने इसका डेरिवेटिव लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, dt ये कांस्टेंट है, पूरे से बाहर मैंने निकाल दिया है, मैंने लिख दिया। ये लॉग में आपका आ जाएगा, ये भी लॉग में आपका आ जाएगा। ये नेगेटिव में है तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और फिर वापस आप t के बदले में आपने कितना रखा है, x² ना, तो x² आप वापस यहाँ पे पुट बैक कर लो। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 भी हम लोगों से बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 14, जो कि आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है सर, ये बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करोगे ना तो बिल्कुल इसकी तरह है, बस यहाँ पे x² ऊपर में दे दिया है 2x है। तब इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ भी t के बदले में x² पुट करोगे यहाँ भी, लेकिन इसका डेरिवेटिव मत लेना। अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे ना तो यहाँ 2x आ जाएगा नीचे में, तो फिर x को यहाँ बस एक ही x को कैंसल आउट करेगा और ऊपर में एक x ना बच जाएगा, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप बस यहाँ पे t के बदले में x² बस यहाँ रख दो, मतलब x² के बदले में t आप रख दो और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मत दो। मतलब फिर आप बोलोगे कि सर इसे ब्रेक करने के बाद जब यहाँ इंटीग्रेशन का टाइम जब आएगा तो इसे वापस हमको रिप्लेस करके इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, यही सब का तो बातों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x² को मैंने रिप्लेस कर दिया है मैंने t से, तो यहाँ पे t+1 और t+4। अब मेरे को इसे ब्रेक करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर उसी मेथड से आप बताओ ना कि इसे डायरेक्टली ब्रेक करने का। तो देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे ना तो a का वैल्यू -1/3 आ रहा है, b का वैल्यू +4/3 आपका आ रहा है। तो थोड़ा टफ है इतना सोच पाना, इतना करना, इसीलिए ज्यादा बेटर है आप इसे प्रॉपर मेथड से बनाओ। वरना आप ट्राई करोगे तो ला सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लाया जा सकता है, लेकिन जिसमें अगर टाइम ज्यादा लगे तो क्यों ना मैं इसी मेथड से बनाऊं, जिससे कंफर्म भी हो जाएगा कि आपका सही है और जल्दी भी बन जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पाते हो। ठीक है, और ऐसे भी इस टाइप में क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा मेथड है, मतलब ए और बी का वैल्यू निकालने का काफी अलग अलग तरीका है। मैंने उसमें से बस 1-2 तरीका मैं आपको बस बतलाया हूँ। ठीक है, आप अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो t+1 यहाँ पे आपका a का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो t+1 इक्वल टू आप 0 रख दो, तो t इक्वल टू कितना आ गया -1 जब यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तो a का वैल्यू कितना आ गया -1/3। अब आपको b का वैल्यू निकालना तो t+4 इक्वल टू कितना कर दो, 0 कर दो, t इक्वल टू -4। जब मैं यहाँ पे -4 जब यहाँ पे रखेंगे तो ये तो आपका 0 आपका हो जाएगा, -4 यहाँ पे सॉल्व करने पे b का वैल्यू कितना आ गया है 4/3। इसे वापस आप यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट बैक कर दो, यहाँ मैंने रख दिया। अब बस यहाँ पे इंटीग्रेट यहाँ कर दो, बस यहाँ ध्यान देना है, यहाँ dx रहेगा, यहाँ dx रहेगा, यहाँ dx रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप इसे इंटीग्रेट मत कर देना। ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट करने के लिए को यहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, x² से, क्योंकि यहाँ तो dx आया हुआ है ना। फिर इसे रिप्लेस करने के बाद आप इसको इंटीग्रेट यहाँ कर सकते हो, tan इनवर्स x आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, इसका भी tan इनवर्स x/2। फिर आप यहाँ पे इसे कैंसिल, कितना हो जाएगा 2, और फिर इसे सोल्व यहाँ कर दो। ठीक है, तो ये आपका है। ये भी क्वेश्चन, इस टाइप में क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के व्यू से। चलिए आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या है, 1/x × x⁴ -1 है आपका। ठीक है, t इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है x⁴, और यहाँ पे मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया है, कितना हो जाएगा dt/dx, और यहाँ पे पावर आ गया आपका आएगा 4x⁴। अब यहाँ पे dx का वैल्यू मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे नाउ x⁴ के बदले में कितना हो जाएगा t, और फिर -1 पहले से है, और dx के बदले में dt/4x⁴।
ये जो 4 है ये कांस्टेंट बाहर आपका आ जाएगा, तो 1/4 आपका बाहर आपका आएगा। और ये x का पावर में क्यूब है और यहाँ x के पावर में 1 है, दोनों पावर ऐड हो जाएगा, x के पावर में 4 आपका हो गया। और इस x का पावर में 4 के बदले में आप वापस कितना रख सकते हो, t रख सकते हो। अभी छोटा सा फॉर्म में आप इसे ब्रेक कर सकते हो इजिली, सिंपल सा बात है। तो यहाँ मैंने कर दिया है -1/t और प्लस 1/t-1, क्योंकि जब आप इसे तोड़ोगे तो इस फॉर्म में टूटेगा, जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो वापस आपको ऊपर में कितना आपका आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे वाला फॉर्म तो आएगा ही आएगा। अब ये सब चीजें थोड़ा आप खुद से भी जरा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बस इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log of t, और इसका इंटीग्रेशन log of t-1। ये माइनस में इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, फिर t के बदले आप वापस रिप्लेस कर दो x का पावर में 4 से, मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो ये आपका बन के कंप्लीट आपका हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में आपका आते हैं। ओके, इसमें इंटीग्रेशन करना है 1/e के पावर में x-1। मैंने यहाँ पे क्या किया, t इक्वल्स टू e के पावर में x मैंने यहाँ पे पुट किया है। इसका आप डेरिवेटिव ले लो, तो dt/dx e के पावर में x था, e के पावर में x ही आपका होता है, तो dx के बदले में वैल्यू आ गया dt/e के पावर में x। यहाँ पे e के पावर में x के बदले में आप t रख दो, और dx के बदले में dt/e के पावर में x। e के पावर में x के बदले में कितना आपका आ जाएगा, t आपका आ जाएगा, t आपका आ गया यहाँ पे। अब यह भी छोटा है, आप इसे सिंपली ब्रेक कर सकते हो, मैंने इसे लिख दिया है 1/t-1 और -1/t। तो यहाँ पे माइनस, दोनों में से एक माइनस इसलिए रखते हैं क्योंकि टी का टर्म यहाँ दोनों पॉजिटिव में है, तो एक को कैंसिल आउट करना है। और यहाँ किसी से डिवाइड करने का आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कट आउट करके ऊपर में आपका 1 ही आपका आने वाला है, ठीक है। और log of t-1 इसका हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, -log of t और प्लस c। और फिर ये माइनस में है तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और फिर t के बदले में वापस रख दो e के पावर में x, e के पावर में x-1, और फिर यहाँ e के पावर में x। तो ये भी आपका बन गया। ओके, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करना है, खुद से बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली x-1 का जो न्यूमिनेटर में आपका आएगा a आएगा, और x-2 के जो न्यूमिनेटर में आपका आएगा वो आपका b आएगा। और ये फॉर्म आप जानते हो अच्छे तरीके से, आपके प्रैक्टिस के लिए आप खुद से बनाओ। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को बनाए होंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन काफी छोटे हैं तो आप बना सकते हो खुद से। इसमें क्या है आपका, इसमें भी आप x² के बदले में आप t रख दो। आप क्वेश्चन नंबर 20 आप देखें कि बिल्कुल इसी टाइप में बनाने का था, वहाँ पे x का पावर 4 के बदले में हम लोग यहाँ पुट कर रहे थे, यहाँ x का पावर में 2 के बदले में पुट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, dx के बदले में कितना वैल्यू आ गया, dt/2x। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 जो है बाहर आ जाएगा, मतलब 1/2 आपका बाहर आपका आ जाएगा, और x² हो जाएगा। और यहाँ पे x² के बदले में t मैंने रख दिया, तो वापस फिर ये x² है, इसे t में कन्वर्ट करना है, तो x² के बदले में वापस आप t रख दो। फिर देखो ये कितना छोटा सा टर्म है, आप इसे खुद से ब्रेक कर सकते हो। देखिए मैं इसे ब्रेक करके मैं यहाँ दिखला दे रहा हूँ। आपको a और b आपको मानने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ना आपको काफ़ी हेल्प करेगा आने वाले क्वेश्चन में आपको डील करने में, जो जब हम लोग पढ़ेंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इस टाइप में छोटे मोटे क्वेश्चन ना आ जाते हैं, तो उस टाइम में ना आपको a और b इतना अगर आप मान के बनाओगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा बनाने में। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1/t लिख दे रहा हूँ। आप जानते हैं दोनों में से किसी एक को नेगेटिव रखना रहता है, तो चलिए मैं इसी को मैं नेगेटिव कर दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे फिर से वही बात कि सर इसे नेगेटिव कर दो, आप करके देख लेना ना, क्या फर्क पड़ता है, आप करके देख लेना। हो सकता है क्या -1 आपका आ जाएगा, और ओबियसली -1 आपका आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेकर के यहाँ पे आप देख लेना कि वापस +1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ क्रॉस चेक में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा t और t+1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t+1 - t, ये कैंसल आउट आपका हो गया, तो 1 आपका बच रहा है। इसका मतलब ये करेक्ट है। बस इसका इंटीग्रेशन करना है, log of t आपका आ जाएगा, ये -log of t+1, बस सिंपल सा तुरंत आपका बन जाएगा। चाहे आप चाहो तो a और b लेकर के आप बना लेना। तो ये क्वेश्चन आपका खुद से बनाने का है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो जो आपका वीडियो रहेगा वो 7.6 का रहेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग जानेंगे 7.6 में नया क्या है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।